फाइन स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग 4 एडिटोरियल्स को कवर करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है। इससे तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में अनुच्छेद 370 अगस्त 2019 में हटाया गया था और अभी अगस्त 2023 हो रहा है, 4 साल हो गए। और अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने में लीगलिटी को लेके अभी भी मुद्दा है कि जो भारत सरकार ने जिस हिसाब से आर्टिकल 370 को हटाया है, क्या संविधान के दायरे में हटाया है कि नहीं हटाया है। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चेक करेगा। उसमें मुद्दा क्या है ना। उसमें उस समय जो राजा हरिश्चंद्र थे, क्या नाम था उनका, राजा हरीश सिंह। जो राजा हरीश सिंह थे जम्मू एंड कश्मीर का, है ना, किंग थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर उस समय प्रिंसली स्टेट था। ना वो इंडिया को ज्वाइन किया ना उसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। वो कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम प्रिंसली स्टेट बन के ही रहेंगे। सही बात है। उधर पाकिस्तान ने अटैक किया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, है ना, वो साइन किया विथ कंडीशन। और इंडिया ने कुछ उसका 3 पावर को इंडिया ने यूटिलाइज़ किया, फॉरेन पावर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। और उसके बाद क्या हुआ है जानते हो। जम्मू एंड कश्मीर के एक अलग ही संविधान, भारत का जो मेजर संविधान है वो लागू ही नहीं होगा। बट इस चीज़ को ओवरटर्न कर दिया गया अगस्त 2019 में, थैंक्स टू मोदी जी। हाँ बिल्कुल, भले इस एडिटोरियल में जो भी हो तो थोड़ा विचारधारा तो हमारा भी रहेगा, एक देशभक्त का भी विचारधारा रहेगा स्टूडेंट। ये बहुत ही जटिल चीज़ था आर्टिकल 370 हटा, ये मोदी जी करके बहुत बड़ा काम कर दिया, समझ गया ना। तो क्या है मुद्दा, क्या है संविधान का दायरा, क्या है पॉलिटिक्स, समझेंगे इस क्लास में। 298 देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जानता ही होगा तुम लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितना बॉडी, 3 मेन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे बच्चे लोग ध्यान दोगे तुम लोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 तुम्हारा इलेक्शन कमिश्नर। अब जब संविधान बना तो उसने क्या कहा कि प्रेसिडेंट जब तक अपॉइंट करेगा तब तक अपॉइंट करेगा जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना ले। यहाँ पे सुनो, कुछ नहीं है वहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो। जब संविधान हमारा बना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया, क्योंकि एक बच्चे लोग, बुड़बक लोग, एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा रोल तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि न्यूट्रल नहीं रहेगा, अनबायस नहीं होगा, तो काहे का डेमोक्रेसी फिर। इलेक्शन न्यूट्रल होना चाहिए ना, ताकि कोई भी जीत के आ सके। जो भी लोग बहुमत दे रहे हैं, जिसको चुन रहे हैं, वो जीत के आ सके। यदि मान लो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड हो जाए तब तो फिर गेम ही पलट जाएगा डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी का जो बेड रॉक है, जो डेमोक्रेसी का जो पिलर है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर समझो। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 तुम्हारा इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, समझ में आ गया ना। और अभी तक संविधान में क्या लिखा गया था कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेंगे, तब तक अपॉइंट करेंगे जब तक पार्लियामेंट एक कोई सूटेबल लॉ नहीं बना लेता। मगर देखो बच्चे लोग, ये विडंबना की बात है, 75 साल हो गया आज़ादी के बाद भी, तो एक भी पार्लियामेंट में लॉ ही नहीं बना, क्योंकि प्रेसिडेंट इंजॉय कर रहा है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट तो मोहरा है ना, प्रेसिडेंट के पीछे काम करने वाला कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। और देखो वो अपॉइंट, अब जो आदमी अपॉइंट करेगा तो वो आदमी तो इसके साथ काम करेगा ही। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेगा तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव, तो बाबू वो तो बायस रहेगा ही ना, बात समझे। तो इस चीज़ को लेकर माथा खराब हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट कहा इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दे दिया था इसी साल दे दिया था स्टूडेंट, याद करो तुम लोग। ये मार्च का मैं बता रहा हूँ, मार्च 5 तारीख के आसपास होगा, अभी बताएंगे। मार्च 2023 को, यानी कि 3-4 महीना पहले या 5 महीना पहले, जो भी हो, मार्च के आसपास का ही टाइम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अब एक कमेटी बनेगा, उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। बढ़िया सुनो तुम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं रहेंगे। और ये लोग अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसा होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर कैसा होना चाहिए। ये तब तक ये चलेगा कमेटी जब तक पार्लियामेंट एक लॉ नहीं लेके आया। पार्लियामेंट लॉ लेके आया है, वही पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट क्या लॉ लेके आया, देखो पार्लियामेंट भी बहुत चला। पार्लियामेंट बोला चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस को हटा दिया। बदमाशी देख रहा है पार्लियामेंट का। और कई क्रिटिक्स जो है, कोई जानकार है, बोले कि कोई बात नहीं, चीफ जस्टिस हटे तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और चीफ जस्टिस को हटाना भी ठीक ही है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और पक्ष और विपक्ष दोनों ही होता है डिबेट में, जानते हैं। मगर मेन मुद्दा ये है
कि जो आप CGI को हटा दिए तो उसमें आप एक कैबिनेट मिनिस्टर को ले आए, तो 2-1 से तो जीत जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और तुम्हारा लीडर ऑफ अपोजिशन 2-1 से चला जाएगा ना, तो फिर तो वही चीज़ हो रहा है जो इतना दिन चल रहा था। इसका लीगलिटी चेक होगा। राज्यसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे इंट्रोड्यूस हुआ ह्यू एंड क्राई मच गया भारत में। अब मुद्दा समझेंगे इसके अंदर का, बात समझ में आ गया ना। IIM बिल क्या होता है? IIM बिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जानते हो ना, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIM हो चाहे IIT हो, भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित ये संस्था माना जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करता है ना। IIT मद्रास बताए थे ना, बाहर खुल रहा है ना हमारा, और तंजानिया में, और तुम्हारा उधर भी UAE में, याद करो। तो IIM भी तुम्हारा एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जाना जाता है। अब क्या हुआ, भारत सरकार ने इस चीज़ को समझा, बात समझो अच्छे से। भारत सरकार ने ये समझा कि IIM को चलाना है तो IIM को ऑटोनॉमी देना पड़ेगा। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस देना होगा, वो खुद ही मैनेज करे। उसका गवर्नेंस जो पैटर्न है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, कितना साल के लिए चुनना है, वो खुद ही IIM ही डिसाइड करे। इसलिए बहुत ही अच्छे भाव से पार्लियामेंट ने 2017 में एक एक्ट बना दिया, 2017 में। बाद में क्या देखा गया कि जो सरकार ने जो छूट दिया ये लोग को, अरे भाई ये डर्टी पॉलिटिक्स में रह गए ये लोग। तो इंडिया में तो बहुत पछता नहीं है, दिक्कत ये है। आपने ऑटोनॉमी दिया 2017 के एक्ट के हिसाब से, तो ये लोग अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी समझ रहे हो ना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं किया। ट्रांसपेरेंसी बुझ रहे हो ना, अरे जो हम कर रहे हैं वो बता रहे हैं तुमको, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस पैटर्न में होना जरूरी है कि नहीं है, बताओ। क्या बोलते हैं हिंदी में ट्रांसपेरेंसी को, बताओ? पारदर्शिता ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ, इसका मतलब, हाँ वो हमको थोड़ा फंस जाएगा, समझ लो। तो कहने का मतलब जो है स्पष्ट बात बोल दी है, ये होना चाहिए ना गवर्नेंस पैटर्न। अब इसमें क्या हुआ कि 2017 में पार्लियामेंट से, अब देखो उस समय सोचो, भारत सरकार का इंटेंट समझो कि भारत सरकार ने अपना आदमी को भी घटा दिया, ब्यूरोक्रेट्स को भी। 4 था तो उसको 2 कर दिया, अरे फुल फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया IIM को कि जो करना है तुम करो। अब पता चला कि 2017 से लेके अभी तक तो स्थिति बहुत ख़राब हो गया, बहुत जगह पे टसल हो गया। तो इस चीज़ को समझते हुए फिर से पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है, IIM अमेंडमेंट बिल 2023, और इसमें जो पावर दिया गया था 2017 में, उस पावर को सब स्नैच कर लिया गया। बोला हो गया, तुम लोग कोई काम का नहीं है, इतना तुमको पावर दिया गया, तुम क्या किया तुम 4 साल में। और देखो इंडिया में ये सब बहुत रेयर केस है कि इस तरह आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पावर मिलता है। अब पावर मिला तो हजम नहीं हुआ IIM को, इसलिए गुस्से से सरकार ने क्या किया, एक बिल कर दिया। तो सरकार का भी मजबूरी है, अब हर समय तुम सरकार को ही दोष दोगे तो ये भी तो काम नहीं चलेगा। सरकार तो बहुत अच्छे इंटेंट से 2017 में बना दी थी आपके लिए, अब बहुत अच्छा आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दी, उसके बाद आप तो काम ही नहीं किए ठीक से। तो सरकार का भी इस तरह का बिल लाना लाजमी है, बहुत उचित है इस समय, ठीक है। तो इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। एंड लास्ट वन देखो ये स्टूडेंट कि जो रिटर्न्स फाइल है, रिटर्न्स फाइल समझते हो ना। हाँ, IT रिटर्न जो होता है, यानी कि हमारा सैलरी एक लिमिट से ज़्यादा है तो कुछ हम रिटर्न्स फाइल करते हैं, यानी कुछ पैसा हमको देना पड़ता है सरकार को। और यदि हम 7 लाख से नीचे कमाते हैं तो फिर पैसा रिबेट हो जाता है। ये देखो इस बार बजट में क्या हुआ था कि 3 लाख से जो 3 या 3.5 लाख से जो नीचे कमाता है उसको टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स रिटर्न समझते हो, टैक्स लगता है ना, जैसे हम कमाएंगे तो हम पे टैक्स लगेगा ना भारत सरकार का। तो 3 या 3.5 लाख लो, 3 लाख के आसपास ही है, इस बार बजट जाके चेक कर लेना तुम लोग। 3 या 3.5 लाख का हमारा यदि साल का है तो हमारा पैसा 1 रुपया भी टैक्स नहीं कटेगा। मान लो कि 3 लाख से लेकर 7 लाख तक हम कमाते हैं, समझ गए ना, तो हमको टैक्स रिटर्न्स देना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा टैक्स देना, वो रिबेट हो जाएगा, फिर से वापस हो जाएगा, क्योंकि 7 लाख तक आपको टैक्स लगेगा नहीं, बट 3 लाख से 7 लाख के बीच में तो टैक्स रिटर्न्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, आपको रिबेट हो जाएगा, बैक कर दिया जाएगा। हाँ, 7 लाख से ऊपर कमाते हैं तो टैक्स कट जाएगा आपका, ये नियम है, समझ गए ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि टैक्स रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टैक्स रिटर्न बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमारा जो टैक्स पेयर है वो कम है, लेकिन आदमी जो टैक्स पे कर रहा है वो कम है और टैक्स रिटर्न्स वाला आदमी ज़्यादा है। तो ये क्या डायकोटॉमी है, ये क्या चीज़ है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, इस चीज़ को हम समझें, यानी कि प्योर इकोनॉमिक्स हो, समझ गए ना चौथा वाला। तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 297 GS पेपर 2, हाँ पेपर 2 का ये सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा हिंदू पेपर में आया था 13 अगस्त को, हाल फिलहाल का ही ये स्टूडेंट। आगे देखते हैं, देखो कैसे इसमें बताया कैसे। अब हम समझेंगे कि आर्टिकल 370 को ओवरटर्न किया गया जो 19 में, उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर किस स्थिति में जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया गया। क्योंकि जान रहे हो तुम लोग कि भारत को आज़ादी कब मिला, 1947 में, 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिला हमें, है ना। उस समय जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट मतलब वहाँ के अपने ही रूलर रहेंगे जो रूल करेंगे। और ये दावा उसको भी दिया गया, ये अवसर उसको भी दिया गया कि या तो तुम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या तुम इंडिया को ज्वाइन कर लो। तो क्या बोला कश्मीर ने कि नहीं, हम किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम रहेंगे न्यूट्रल स्टेट बनकर रहेंगे। तो बोला ठीक है, ये भी इजाज़त था। मैं क्या हुआ स्टूडेंट उसके बाद, तो देखो यहाँ पे समझ जाओगे तुम लोग कि 1947 में जम्मू एंड कश्मीर ने क्या किया, तुम्हारा किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि जम्मू एंड कश्मीर का हमेशा कल्चरल टाइज रहेगा पाकिस्तान और इंडिया के साथ, क्योंकि दोनों सैंडविच है वो, है ना। कुछ मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, कश्मीर पंडित जाने जाते हैं ना कश्मीर में। कल्चरल टाइज हो या स्ट्रेटेजिक टाइज हो या इकोनॉमिक टाइज हो, इंडिया और पाकिस्तान के साथ तो जुड़ा ही रहेगा ये, नंबर 1। अब समझो मगर क्या हुआ बाद में। देखो अक्टूबर 1947 में स्टूडेंट महाराजा हरि सिंह जो रूल कर रहे थे, उस समय के जो रूलर थे, जिन्होंने कहा कि हमें न्यूट्रल रहना है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मिलिट्री अटैक हो गया वहाँ से पाकिस्तान के साइड से, और यदि पाकिस्तान के साइड से मिलिट्री अटैक हुआ है तो इसका मतलब पाकिस्तान का सरकार मिला हुआ है कि नहीं, बताओ। तो अब तो सुरक्षा चाहिए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आगे अटैक करके ट्राइब्समैन लोग आ रहे हैं, हाथ में क्या है, बंदूक है। अब पूरा देखो वही रीजन है कि बहुत सारा एरिया चला गया पीओके एरिया में, तो ले लिया ना, वो ले लिया, तब ये लोग दौड़ के आए इंडिया का वो करने के लिए। तो उस समय हमारे जो तत्कालीन जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक, हम तुमको हेल्प करेंगे क्योंकि तुमको चाहिए, अभी डिफेंस चाहिए। सही बात है ना, वो अटैक कर रहा था, डिफेंस चाहिए। बट ऐसे नहीं, तुमको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन करना पड़ेगा। क्या होता है इंस्ट्रूमेंट एसेसन? इंस्ट्रूमेंट ऐसा मतलब तुम भारत का हिस्सा बनोगे तभी, विद कंडीशन। अब ऐसे क्यों मदद करेंगे किसी को? तो इसने कहा कि राजा हरि सिंह ने कहा कि ठीक है, हम भारत में विलय होना चाहेंगे, बट जो जम्मू एंड कश्मीर का बहुत सारा चीज़ है वो कश्मीर का ही कंट्रोल में होना चाहिए। तो यही रीज़न है स्टूडेंट कि कश्मीर का अपना ही संविधान रहा। तो कश्मीर जो भारत में आया वो शर्त के हिसाब से आया, ऐसे नहीं आया है। जैसे बिहार हो गया, एमपी हो गया, इसमें कोई शर्त नहीं था, ये भारत का अटूट अंग रहा है। मगर जो कश्मीर जो इंटीग्रेट किया है भारत में, वो कुछ शर्त के हिसाब से किया गया। इसलिए देखो भारत का सभी संविधान का जो प्रोविजंस वो लागू नहीं होता है, पहले लागू नहीं होता था। आर्टिकल 370 जब तक था, समझ गए ना, केवल आर्टिकल 1 ही लागू होता था। आर्टिकल 1 मतलब यूनियन ऑफ द स्टेट, उसमें हमारा कश्मीर भी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो देखो इसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर 26, 1947 को हमारे भारत के जो उस समय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद भी माउंटबेटन 1950 तक बरकरार रहे ना जी। जब भारत में संविधान बना 26 जनवरी को, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद। तो वो जो बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड था आपका 2.5 साल 3 साल का, उसमें गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही रहे थे, याद होना चाहिए तुम लोग को। तो बीच में समझौता हुआ, महाराजा हरि सिंह ने इनसे इंडिया से हेल्प मांगा और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन उन्होंने साइन किया। हाँ, बट ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन कंडीशनल है, इसमें कुछ शर्त होगा। तो क्या शर्त होगा स्टूडेंट, आगे देखो। ये शर्त होगा कि ठीक है जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर चलेगा, बट जो सब्जेक्ट्स है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये भारत देखेगा, बाकी स्टेट खुद ही तय करेगा अपना। जैसे स्टेट में बहुत सारा लिस्ट होता है ना स्टूडेंट, जानते हो ना, स्टेट लिस्ट होता है, 7 शेड्यूल बताया था ना कल तुम लोग को। स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंस लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है। ये बोला कि वहाँ का जो तुम्हारा विधानसभा होगा या फिर वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो वहाँ का संविधान को लिखेगा। जैसे हमारा भी भारत का जो संविधान लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है, जहाँ पे डिबेट वगैरह हुआ था, लगभग 3 साल डिबेट चला है, तब जाके संविधान बना है तुम्हारा। आज जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्क खत्म हो गया तो वो तुम्हारा पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गया, यही नियम है। तो सिमिलरली अब कश्मीर के लिए भी एक संविधान बनेगा, और संविधान कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ का, और जो कि 1957 में डिसॉल्व हो गया वहाँ। अब बाद में जाकर तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली का रूप ले लिया वो, जैसे इंडिया में हुआ। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो इसमें देखो किस शर्त पे वो इंडिया में आया है। तो यहाँ पे समझो कि डोमिनियन लेजिस्लेचर मे मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर
बट द रेस्ट ऑफ द पावर्स वे टू बी रिटेन, यानी कि जितने भी बाकी है, कहने का मतलब है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन पर ही भारत सरकार फैसला ले सकती है, लॉ बना सकती है, कानून व्यवस्था बना सकती है। बाकी जितना भी स्टेट से रिलेटेड होगा वो स्टेट खुद तय करेगा। तो ये शर्त के साथ कश्मीर भारत का अटूट अंग बना। समझ में आ गया ना? आगे देखो स्टूडेंट, हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कि एसेशन जो भारत में वो आया और जिस हिसाब से उसको साधने के लिए आर्टिकल 370 आया, क्योंकि आर्टिकल, आप देखो कुछ स्पेशल प्रोविज़न दे रहे हो तुम, तो वो तुमको संविधान में लिखना पड़ेगा ना। आर्टिकल 370 गिव्स स्पेशल प्रोविजन टू द जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर फॉलो नहीं करेगा ये सभी चीज़ को, भारत का संविधान को सभी चीज़ फॉलो नहीं करेगा, तो आर्टिकल 370 में मेंशन किया गया है। तो वही चीज़ बताया गया कि देखो पूरा जो भारत जो बना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना है, याद है ना तुम लोग को? और यही एक्ट से तुम्हारा म्यांमार भी अलग हुआ है, बर्मा भी अलग हुआ है। हाँ, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। कश्मीर का जो कश्मीर का अपना संविधान तो 1939 से ही है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तुम्हारा 1957 तक चला है, बात समझे। और इनफैक्ट शुरू में तो दिक्कत होता था स्टूडेंट, शुरू में मैं तुम लोग को बताऊंगा तो तुम लोग टेंशन में आ जाओगे। हाँ, इंडिया में बहुत होता है कि अब जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हुआ ना, अब बताओ उधर ही ये लोग भी प्राइम मिनिस्टर ही यूज़ करता था, तो बहुत बार कन्फ्यूजन हो गया। पंडित नेहरू ना प्राइम मिनिस्टर है, ये कश्मीर वाला भी प्राइम मिनिस्टर है, तो पंडित नेहरू बोले भाई सीएम बोलो तुम अपने आप को, ये सीएम बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो एक ना कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। इस चीज़ को ले भी कन्फ्लिक्ट हुआ है। ये इसलिए कन्फ्लिक्ट हुआ क्योंकि 1939 से ही 39 से उसका अपना संविधान से वो चल रहा था आगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसने संविधान बनाया, यानी कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली और कुछ नहीं है, वो 1957 तक बरकरार रहा। फिर 1957 में वो डिसॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। समझ गए ना? देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन जो शर्त है तुम्हारा, हाँ, उसमें ये बताया गया कि भारत सरकार कुछ भी चीज़ करेगी स्टेट के लिए तो उससे पहले स्टेट को पूछना पड़ेगा। अब देखो ऐसा नहीं है, जैसे एग्जांपल देखो 2013 और 14 में आंध्र प्रदेश को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो क्या तुमको लगता है कि आंध्र प्रदेश से पूछा होगा भारत सरकार ने? कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ये हमारे पास है प्रोविजन्स। याद करो, हमारे पास संविधान में प्रोविज़न है जिसके अंतर्गत हम स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं, और स्टेट का जो भी व्यू होगा वो कंपलसरी नहीं होगा। स्टेट नो भी बोलेगा तो फिर भी हम कर देंगे। मैं ये तो नहीं हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ यदि आपको काम करना है तो उससे पूछना पड़ेगा। बस आपका 3 ही जगह पे कंट्रोल है भारत सरकार का, वही जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, वही बात किया गया स्टूडेंट। तो आर्टिकल 370 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी अडॉप्ट किया गया। जब हमारा डिबेट चला था संविधान के, तो उस समय भी ऐड किया गया स्टूडेंट। समझे, ये बताने के लिए कि हाँ, भारत और कश्मीर के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ है, और इस हिसाब से स्पेशल प्रोविज़न मिलेगा। अब देखो ये जो स्पेशल प्रोविज़न आया वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आया है, ये प्रेसिडेंट ऑर्डर से आया है। ये बात समझो। जैसे आमतौर पे क्या होता है स्टूडेंट, बढ़िया सुनो कान खोल के, आमतौर पे क्या होता है कि कभी भी आप कोई भी बड़ा चीज़ करते तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। मैं एक ऐसा पिक्यूलियर, एक बहुत स्ट्रेंज वाला मामला है जहाँ पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर से संविधान में कुछ चीज़ ऐड किया गया है, तो वो मामला उस समय भी उठा था। क्या प्रेसिडेंट ये कर सकता है? प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर से क्या इस तरह का प्रोविज़न संविधान में डाल सकता है? तो उस समय से कंट्रोवर्सी है, और ये चीज़ का फ़ायदा मोदी जी उठाएं कि चूँकि प्रेसिडेंट डाला है तो प्रेसिडेंट कभी भी निकाल सकता है। समझ रहे हो ना? और शुरू में आया था कि ये टेम्पोररी प्रोविज़न है, बट आर्टिकल 370 टेम्पोररी प्रोविज़न के शुरू में बोला ना जी, बाद में देखो परमानेंट फीचर बन गया, लंबा समय तक रहा। उसके ऊपर कितना पॉलिटिक्स हुआ जानते हो तुम लोग? कांग्रेस ने कितना पॉलिटिक्स किया आर्टिकल 370 को लेकर। चाहता तो निकाल नहीं सकता था क्या? आराम से निकाल सकता था। पटेल जी उस समय मना कर रहे थे, इसी को मत ले जाओ यूनाइटेड नेशंस, नहीं तो बाद में सफर होंगे हम लोग। क्या किए नेहरू जी? पूरा वो एक बहुत उदारवादी छवि के चक्कर में वो ले गए इसी को ऊपर, और उसके बाद देखो लगभग 70-75 साल हमारा दिमाग खराब ही रहा, एंड फाइनली बहुमत से चुना हुआ सरकार मोदी जी आके इस चीज़ को पलट दिए हैं। तो क्रेडिट जाएगा बाबू, आने वाले 100 साल में भी क्रेडिट जाएगा इस आदमी को कि जो इतना लंबा जो युद्ध चल रहा था उसको इन्होंने समाप्त किया। अभी देखो अमरनाथ यात्रा कितना बढ़िया से होता है कश्मीर में, होता है कि नहीं होता है? बहुत बढ़िया तरीके से होता है अमरनाथ यात्रा। एक टाइम था कि अमरनाथ यात्रा होता था तो टेररिस्ट अटैक हो जाता था। ये मूवी भी देखा है ना तुम लोग? एक दिल जले मूवी देखे हो? हाँ, दिल जले में कैसे अटैक होता है श्रद्धालु के ऊपर, वो अमरनाथ का ही आइडिया दिखाया गया और कुछ नहीं, और टेररिस्ट का दिखाया गया ना, वो तो सब अमरनाथ का ही तुम्हारा प्लॉट है। वो हम मूवी का ही सहारा लो स्टूडेंट समझने के लिए। तो थोड़ा देखते हैं आर्टिकल 370 क्या है, अनुच्छेद 370। इसमें समझो
पार्लियामेंट के पास बिल्कुल पावर है, स्टेट का बहुत सारा चीज़ को बना सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से, बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से नहीं हो सकता। मान लो आखिर पार्लियामेंट क्या चीज़ पे बनाती है, यूनियन लिस्ट पे बनाती है या कंक्वेंट लिस्ट पे बनाती है। तो यदि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट भी बनाई तो स्टेट से कंसल्टेशन लेना होगा, कंक्वेंट लिस्ट भी बनाई तो फिर भी लेना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल स्टेट के साथ ऐसा नहीं है, नॉर्मल स्टेट पे यूनियन लिस्ट पे वो आराम से बना सकता है या कंक्वेंट लिस्ट में आराम से बना सकता है, समझ गए ना। बट इस केस में आर्टिकल 370 एक अलग से तुम्हारा इंपॉर्टेंस दे रहा है कश्मीर को, नंबर 1। हाँ देखो, वही चीज़ बताया गया स्टूडेंट कि जब कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कंकरेंस से ही बना सकता है। जैसे हम जानते हैं कि भारत का जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या कहा गया है कि भारत का है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, तो ये लागू होगा। कहने का मतलब कश्मीर भी हमारा अटूट अंग होगा, यूनियन ऑफ स्टेट में कश्मीर भी आएगा, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट। और आर्टिकल 370, तो आर्टिकल 370 बिल्कुल कश्मीर के लिए लागू होगा। अब बाकी जितने चीज़ है स्टूडेंट, संविधान का बाकी जो प्रोविज़न है वो उस फॉर्म में लागू नहीं होगा जिस फॉर्म में बाकी स्टेट में लागू होता है। और प्रेसिडेंट हर समय इस चीज़ को मॉडिफाइड कर सकते हैं ताकि सूट कर सके कश्मीर को। ये प्रोविज़न था आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 370 कहीं ना कहीं रोक रहा था कि भारत का सभी संविधान वहाँ पे लागू नहीं होगा। और जानते हो ना तुम लोग, कोई भी यहाँ का आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता था कश्मीर में, यहाँ का आदमी व्यापार नहीं कर सकता था वहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ बताया गया है कि प्रेसिडेंट देखो, हाँ अब ये आर्टिकल देखो, ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है, कैसे इनऑपरेटिव हो सकता है। आर्टिकल 370 आया ना, तो प्रोविज़न लिखा गया था वहाँ पे, समझो कि आर्टिकल 370 तभी हट सकता है जब वहाँ का जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने वहाँ का संविधान बनाया उससे कंसल्ट करके। अब देखो कैसे हो सकता, अभी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कश्मीर का वो डिसॉल्व हो गया, फिर कैसे बना सकते हो उसको। तो सरकार के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम था ये कि अब इसमें बोला कि आर्टिकल 370 को आपको क्या करना है, इनऑपरेटिव बनाना है, यानी कि उसको रद्द करना है। तो उसके लिए आपके पास माध्यम क्या है कि प्रेसिडेंट बात करे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर से। कैसे बात करोगे, 1957 में डिसॉल्व हो गया वो, तो भारत सरकार के लिए चुनौती है ना। अब भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट करके घुमा दिया चीज़ों को। अरे मैं बताऊँगा भारत सरकार कैसे लॉ को खेला है, लॉ को घुमाया है, लॉ को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। आगे देखो। हाँ तो देखो, ये ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। 5 अगस्त 2019 में है ना, प्रेसिडेंट ने एक तुम्हारा ऑर्डर इशू किया, क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑर्डर से ही आया था ये, तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू किया और उसमें कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को है ना, उससे हम कंसल्ट करके आर्टिकल 370 हटा रहे हैं। यूएन क्राइम मच गया, बताओ एक दिन में संविधान में संशोधन करके निकाल दिया गया उसको। एक दिन में बताओ, इतना कुछ फैसला हो गया एक ही दिन में। ये 5 अगस्त को एक दिन में फैसला हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में। उस समय पूरा दुनिया में यही न्यूज़ चल रहा था। बात समझ में आ गया ना। अब कैसे, अब तुम लोग पूछोगे ना हमसे कि कश्मीर का जो पॉलिटिकल पार्टी होगा वो तो बनने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ का जानते हो पीडीपी सब, वो तो कभी हुर्रियत सब हो गया। हाँ, हुर्रियत लीडर सब, वो तो चाहेगा ही नहीं कभी कि उसका आर्टिकल 370 हट जाए। तो हुआ क्या स्टूडेंट, समझो क्रोनोलॉजी समझो तुम लोग। उस समय कश्मीर प्रेसिडेंट रूल में था, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या हुआ कि जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो गया, असेंबली इनऑपरेटिव हो गया। तो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, पार्लियामेंट बनाता है कोई भी लॉ। कोई भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो कौन बनाता है लॉ, पार्लियामेंट बनाता है। तो अब देखो क्रोनोलॉजी समझो, अब सब अच्छे समझना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो उसको इंटरप्रेट किया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, जो कश्मीर में चल रहा था। मगर प्रेसिडेंट रूल के टाइम है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली भी खत्म हो गया, तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली को इंटरप्रेट किया जाएगा वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट बना दो, पार्लियामेंट से निकाल दो, ऐसे करके कैसे घुमाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए था, वो बाद में गया लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि वो उस समय ऑपरेटिव नहीं है वो, तो पार्लियामेंट खींच दिया क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। बात समझ गए ना। तो वही चीज़ हुआ है, वही बोल रहा है स्टूडेंट। हाँ, उसके बाद देखो, हाँ तो इट्स सुपर, जो संविधान का जो एप्लीकेशन था जम्मू एंड कश्मीर जो 1954 में लाया गया था, वो चीज़ को इसने सुपरसीड कर दिया, वही 2019 का तुम्हारा जो भी लाया है ऑर्डर। आगे देखो, तो क्रूशियल चेंजेस वेर ऑल्सो मेड टू द डेफिनेट। आप देखो, आखिर आर्टिकल 370 को हटाना है तो इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा आपको बढ़िया से। तो कैसे इंटरप्रिटेशन हुआ है, देखो पहला हुआ है एक आर्टिकल 367 में एक प्रोविज़न ऐड किया गया। हमारे भारत के संविधान में बहुत सारा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 367 में एक संविधान, उसमें पहले से जो हमारे पास आर्टिकल है, अनुच्छेद
367 में एक नया चीज़ जोड़ा गया। वो क्या चीज़ जोड़ा गया स्टूडेंट? जो सदर ए रियासत पहले से चल रहा था कश्मीर में, तो उसको इंटरप्रेट करके बोला गया कि वो और कुछ नहीं, वो तुम्हारा गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मतलब समझ रहे हो ना, भारत सरकार का, और कुछ नहीं है। इंटरप्रिटेशन समझ रहे हो? ये फर्स्ट इंटरप्रिटेशन हुआ, क्योंकि जानते हो कि काम कैसे करता है। कोई भी स्टेट में काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, और किसके अगुवाई में? गवर्नर के अगुवाई में, यही होता है रोल। तो सदर ए रियासत जो पहले से जो चल रहा था टर्मिनोलॉजी, उसको इंटरप्रेट करके क्या किया? गवर्नर बता दिया कश्मीर का। और ये प्रोविज़न किया गया, तुम्हारा ऐड किया गया आर्टिकल 367 में, नंबर 1। दूसरा क्या किया गया स्टूडेंट? दूसरा ये किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, वो असेंबली कुछ नहीं, अभी का लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट है, उसके लिए एक क्लॉज को ऐड किया गया आर्टिकल 370 क्लॉज 3 में। बात समझ गए? संविधान का देखो बच्चों, इसलिए संविधान में संशोधन हुआ है, क्योंकि संविधान में आप नया चीज़ ऐड कर रहे हो ना। एक तो आपने आर्टिकल 367 में ऐड किया, और एक आप प्रोविज़न आर्टिकल 370 क्लॉज 3 में ऐड किया। अब देखो दोनों का चेंज हो गया ना। अब देखो स्वरूप क्या हो गया? अब स्वरूप हो गया कि दीवाने रियासत कुछ नहीं, गवर्नर है, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कुछ नहीं, तुम्हारा क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब देखो ये तो सस्पेंडेड ही है, गवर्नर तुम्हारा प्रेसिडेंट के अंदर है, पार्लियामेंट ले लेगा उस चीज़ को। तो बहुत ही चालाकी से किया हो गया चीज़ है, समझा। और उस समय जो कश्मीर में जो प्रेसिडेंट रूल था, ये एक तरह से ब्लेसिंग साबित हुआ, ये ब्लेसिंग साबित हुआ। यदि वहाँ नहीं रहता, वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी रहता तो अपोज कर देता वो। अब वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी जानते हो, वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी को साधने के चक्कर में ही तो कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया कुछ। 90 के दशक में इतने कश्मीरी पंडित को वहाँ से मारा गया, कांग्रेस क्या किया? कुछ किया? इसलिए नहीं किया कि मुस्लिम पर असर पड़ेगा, तो इंडिया में मुस्लिम पर असर पड़ेगा, अब पॉलिटिक्स उसका गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स था स्टूडेंट, वो माइनॉरिटी वाला पॉलिटिक्स था। मैं हर समय बोला हूँ इस चीज़ को। आगे देखो, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव कर दिया गया। जब इनऑपरेटिव कर दिया गया तो कश्मीर देखो 2 भाग में डिवाइड हो गया। कश्मीर 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर बन गया। कश्मीर पहले वाला कश्मीर 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, फिर से जम्मू एंड कश्मीर जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, और एक दूसरा इंडियन टेरिटरी क्या है? लद्दाख है, जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा। तो समझ गए ना, जो कश्मीर रहा 2019 से पहले, और जैसे ही अगस्त 5 के बाद वही कश्मीर 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली होगा आने वाले समय में, और एक लद्दाख को अलग कर दिया गया। समझे? लद्दाख को अलग कर दिया, वही बताया गया स्टूडेंट। और दोनों यूनियन टेरिटरी है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है स्टूडेंट, जहाँ पे स्टेट को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आमतौर पे यूनियन टेरिटरी के बाद स्टेट बनता है। बात समझ में आ रहा है ना ये चीज़? तो वही चीज़ बताया गया। देखो कि रिजोल्यूशन ले लिया गया पार्लियामेंट में, और आर्टिकल 370 को तुम्हारा इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया गया। और जो पावर है तुम्हारा, जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो पावर लेजिस्लेटिव लिया, लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर तुम्हारा पार्लियामेंट ले लिया। और उस हिसाब से अगस्त 6 तारीख को, है ना, संविधान में जितने भी प्रोविजंस थे वो सब लागू हो गया तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख रीजन में। देख रहे हो कैसे शिफ्ट हुआ है? तो सबसे बड़ा मुद्दा है, आखिर सुप्रीम कोर्ट बेंच देखेगा इस चीज़ को कि कितना सही किया है। तो सबसे बड़ा रहेगा लीगलिटी। क्या ऐसा कर सकता है? क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है? कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो था ही, अभी तो था ही नहीं, उसे पूछा ही नहीं, तो क्या ऐसा इंटरप्रेट कर सकता है भारत सरकार? उसका चेक करेगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बिना भारत सरकार यूनिलैटरल डिसीजन ले सकता है? उसका लीगलिटी चेक करेगा। क्या जो बाद में टेम्पररी जो परमानेंट जो बन गया फीचर्स, तो उसका लीगलिटी क्या होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, तो वो भी चेक करेगा। तो बहुत सारा चेक करने के लिए है। और जानते हो, दबा हुआ मुर्दा को फिर उठाया नहीं जाएगा स्टूडेंट, दबा दिया जाएगा इस चीज़ को। यदि मान लो कि यहाँ पे चीफ जस्टिस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यदि ऐसा फैसला दे देता है कि भारत सरकार ने गलत किया है, तो समझ रहे हो क्या होगा? समझ रहे हो क्या होगा? भारत में बहुत ह्यू एंड क्राइम मच जाएगा। इसलिए उसको बढ़िया से लिपटा देंगे ये भी, और लिपटाना ही सही है। खत्म हो गया पहला एडिटोरियल। देखो ये थोड़ा देख लो, GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955। हाँ, ये हिंदू पेपर में आया था 14 अगस्त को। यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, याद करो तुम लोग, 2 मार्च 2023 का वो फैसला, वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बताया नहीं, इसका मोटा मोटी तुम लोग को बताया ना कहानी। इसमें बताया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो प्रेसिडेंट तो चुनेगा ही, बट एक कमेटी के द्वारा चुना जाना चाहिए। और कमेटी में कौन कौन मेंबर होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए लोकसभा का, और तुम्हारा चीफ जस्टिस होने चाहिए।
बात समझ गए ना, या तो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 10%। मैं भी जानता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है बताओ तो? कांग्रेस है। देखो कितना है बच्चे लोग, तुम लोग इधर देखो यार, कितना है बताओ तो? पार्लियामेंट में हमारा सीट कितना है? 550 है। उसको 10% करो, कितना? 55 हुआ ना। तो सेकंड कोई पार्टी नहीं जिसको 55 मिला है इससे। यदि किसी को 55 मिल जाता तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाता है। मैं यहाँ पे चूँकि जानते हो हर समय भारत सरकार इस चीज़ का ब्रैकेट खेलती है, तो इसलिए और करके दे दिया था कि या तो अपोजिशन लीडर हो सकता है या फिर लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकता है अपोजिशन, जो कि कांग्रेस है। और क्या बोला कि ये तब तक मैकेनिज्म रहेगा जब तक आप पार्लियामेंट से कोई लॉ नहीं ले आते हैं। शुरू में तो संविधान में यही लिखा था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और जब तक एक पार्लियामेंट लॉ नहीं ले आए, और अभी तक नहीं लाया लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट के बीच में आना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि डेमोक्रेसी को बचाना है तो उसको आना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी के प्रतीक है। यदि आपके कंट्री में इलेक्शन फेयर नहीं हो, धांधलीबाजी हो इलेक्शन में, तो क्या होगा डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का क्या होगा फिर? इसलिए इस तरह का फैसला लिया गया है, समझ गए ना। हाँ, कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस होना चाहिए, उसको इसके ऊपर मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दबाव नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, समझे। न्यूट्रल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम को लेके, गवर्नमेंट का मोनोपोली नहीं होना चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट का पहले मोनोपोली क्या था कि प्रेसिडेंट चुनता था। प्रेसिडेंट चुनने का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, तो सरकार खुद चुन रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ, फेवर कर देगा ना उसको। हाँ, तो इसलिए कोर्ट ने कहा है कि बाबू ये कमेटी हम जो बना रहे हैं ये एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, और ये तब तक कमेटी रहेगा तब तक पार्लियामेंट एक सुटेबल लॉ नहीं बना लेता। देखो तो इलेक्शन कमीशन वही बताया जा रहा है। देखो और इस तरह का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि एक सेलेक्ट कमेटी बनेगा, ये तुम्हारा एट पार विथ सीबीआई डायरेक्टर एंड लोकपाल डायरेक्टर। लोकपाल है ना जी, लोकपाल और सीबीआई डायरेक्टर। सीबीआई डायरेक्टर का भी इसी तरह चुनाव होता है, एक सेलेक्ट कमेटी करता है जिसमें ये तीनों रहते हैं, और लोकपाल का भी डायरेक्टर का इसी तरह नियुक्त होता है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे ध्यान दो तुम लोग। हाँ, तो ऑर्डर देखो, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑन द, क्या रैशनल था तो ये जान रहे हो, मैंने बता दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑनेस्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया है ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता रहे कि राइट और रॉन्ग के बीच में क्या डिफरेंस है। अब यदि वो एग्जीक्यूटिव का सहारा ले लेगा तो बाबू इलेक्शन तो बर्बाद हो जाएगा हमारे कंट्री में, तो माइटी पावर से भी कैसे बचे, इसके लिए इन्होंने दिया है। हाँ, एक सब्सटेंटिव, एक अच्छा डेमोक्रेसी में यही निशानी है कि पावर टू वोट होना चाहिए, हर आदमी का वोट का कीमत होता है। और यदि कोई गन दिखा दे और आपको अपने ओर ले ले तो अच्छी बात तो नहीं है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का पहचान नहीं होगा। और उस चीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि इंडिपेंडेंट नहीं है तो इलेक्शन प्रोसेस आपका इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, फेयर नहीं रहेगा। इसलिए स्टूडेंट, जो वोट है, वोट का वैल्यू तुमको तभी समझ में आएगा जब इलेक्शन कमिश्नर ऑनेस्ट होगा और वो प्योरिटी के साथ इलेक्टोरल प्रोसेस को गार्ड करेगा। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ इसमें ये बताया गया है स्टूडेंट, हाँ कि जो भी पर्सन्स रहेंगे, अब देखो एग्जांपल देखो, यदि प्रेसिडेंट किसी को चुनता है तो प्रेसिडेंट चुनने का मतलब वही, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट चुनने का मतलब वही है। एग्जीक्यूटिव जब चुनेगा तो वो हर समय कर्ज में रहेगा उसका, भाई हमको चुना है, इसके अगेंस्ट कैसे दे सकते हैं, ये सरकार है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो हर समय सरकार के वो फेवर में ही सुनाएगा। ऐसे ही होता है। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डेट निकालती है इलेक्शंस का, वो भी सरकार के हिसाब से ही निकाले होते जो सरकार को सूट करता है। जानते हो ना इस बात को? हाँ, 7 फेज़ में कर दिया, 8 फेज़ में कर दिया, पता चला कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको ही हेल्प हो रहा है। ये चीज़ ना हो, बात समझे? तो इलेक्शन कमिश्नर को ना ऐसा होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स, यानी कि जो बहुत खतरा हो उस समय भी वो सर्वाइव कर सके, और वीक के लिए मसीहा बन के निकले हुए, समझे? तो यही तो ट्रूथ इंडिपेंडेंस है। इसलिए ऑटोनॉमी देना बहुत ज़रूरी है। अब पॉलिटिकल पार्टी जानते हो हर समय अपने हिसाब से काम करता है, एक क्लोज लिंक रहता है तुम्हारा। तो यदि पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस से दूर करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑटोनॉमी देना जरूरी है। इसलिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस बहुत ही तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेलेक्ट कमेटी के द्वारा होना चाहिए। बात समझे? यहाँ पे देखो, तो नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है राज्यसभा में, राज्यसभा में भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। अब सेलेक्ट कमेटी में क्या बोला चीफ जस्टिस ने कि क्या हुआ, 3 मेंबर होना चाहिए जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना लेता। एक प्राइम मिनिस्टर,
दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन या सिंगल आर्टिस्ट पार्टी का जो लीडर है, और तीसरा क्या है तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो लोकसभा में जो बिल आया उसमें बोला कि चीफ जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। एक तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर होगा, एक कैबिनेट होगा, और एक तुम्हारा क्या होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। अब देखो इसमें कितना अनबैलेंस्ड हो गया। पहले का देखो सेलेक्ट कमेटी, ध्यान देखो, ये तीनों विंग को रिप्रेजेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव विंग को रिप्रेजेंट करता है, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव विंग को रिप्रेजेंट करता है, और चीफ जस्टिस तुम्हारा जुडिशरी करता है। तीनों लिंग है ना, तीनों विंग वहाँ पे प्रेजेंट है ना डेमोक्रेसी का। बट यहाँ पे एब्सेंट है ये चीज़। यहाँ पे देखो दो मेंबर तुम्हारा एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करेगा, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी बोला कि ये भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस को आपने निकाल दिया। हाँ, चीफ जस्टिस को निकाल दिया तो इससे जुडिशरी दुख नहीं होगा, क्योंकि आप कैसा भी बना सकते हो कमेटी, वो आपके हाथ में है चीफ जस्टिस को डालना है नहीं डालना है। देखो इसलिए देखो स्टूडेंट, क्यों कई क्रिटिक्स ये भी बोल रहे हैं कि चीफ जस्टिस को हटाना ठीक है। इसका रीज़न समझो, यहाँ नहीं दिया गया, इसका रीज़न समझो। इसका रीज़न ये है कि मान लो कोई लीगलिटी इशू आ गया, हाँ लीगलिटी समझ रहे हो, कानून से रिलेटेड इशू आ गया, जहाँ पे चीफ जस्टिस ने खुद अपॉइंट किया है, उससे रिलेटेड पिटीशन आ गया और चीफ जस्टिस खुद देख रहे हैं उस चीज़ को, तो बायस हो जाएंगे उस समय। तो जुडिशरी तो बायस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरा केस हम खुद लड़ रहे हैं और हमारे केस में हम खुद जज बैठ के बैठे हुए हैं, तो फैसला तो हमारे हक में ही होने वाला है। तो इसलिए बहुत सारे क्रिटिक्स ये बोले कि सही किया गया, चीफ जस्टिस को हटा लिया गया कि कोई भी लीगलिटी इशू होगा तो बढ़िया से देख लेगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, और समझ गए ना। तो ये देखो यही बोला गया कि देखो इसमें गलत दिया गया, 5% दिया गया, 5% नहीं 3% है, करेक्ट कर लेना स्टूडेंट, गलत दे दिया गया उसमें। सेलेक्ट कमेटी में 3% होंगे जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को करेंगे, ठीक है। क्रिटिक्स यही बोले कि देखो कि 2 मेंबर रूलिंग पार्टी का होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर और तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर, तो रूलिंग पार्टी का दबदबा ज़्यादा रहेगा। हाँ, तो क्या इससे पहले कभी बात नहीं हुआ था कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो और कैसे तुम्हारा इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, क्या इससे पहले बात नहीं हुआ था? तो बात हुआ था। गोस्वामी कमेटी बना था 1990 में इस चीज़ को देखने के लिए। देखो गोस्वामी कमेटी ने बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन दिया था स्टूडेंट कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन का मत लेना चाहिए। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। देखो और अच्छा है नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस का लेना चाहिए। बात समझे, इस तरह रखा गया था बात को। हाँ, और सिमिलरली जब ये तो हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब 2 इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा। देखो इलेक्शन कमिश्नर कितना बॉडी, 3 है ना, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जब अपॉइंटमेंट होगा उसमें किसका लिया जाए, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन का लिया जाए। जब इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करना हो तो उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको भी ऐड किया जाए अलॉन्ग विथ चीफ जस्टिस प्लस योर लीडर ऑफ अपोजिशन। ये गोस्वामी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, आगे देखो लॉ कमीशन भी आया। लॉ कमीशन ने अपना 255 रिपोर्ट में, जो कि 2015 में प्रेजेंट किया गया था, तो बोला कि ठीक है थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर डाल दीजिए, है ना, एक प्राइम मिनिस्टर को भी ऐड कर दीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी ऐड कर दीजिए लोकसभा का, और चीफ जस्टिस। तो थोड़ा सा रिकमेंडेड, थोड़ा चेंज कर दिया उसने। इसका मतलब, कहने का मतलब, लॉ कमीशन भी सुझाव दे चुका है जो अभी चीफ जस्टिस दिया है तुम्हारा मार्च 2023 को। तो कोई नया चीज़ नहीं है भारत के लिए, और ये किया नहीं है एग्जीक्यूटिव ने, नहीं किया तो थक गया पार्लियामेंट जुडिशरी, और जुडिशरी अपने आप इंटरवीन कर दिया स्टूडेंट। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई ताजु का चीज़ नहीं है, ये चीज़ तुम्हारा 1990 से लेकर 2015 तक ये लटका हुआ है चीज़। समझ में आ गया ना। देखो वही बोला गया कि जो चीफ जस्टिस यदि मेंबर बनते हैं तो सिलेक्शन ऐसी सेम होगा जैसे तुम्हारा CBI डायरेक्टर का होता है और तुम्हारा लोकपाल डायरेक्टर का होता है, वही लिखा गया है। ऑप्शन समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बात समझो, नए स्टूडेंट को समझाना है इसलिए, समझ गए ना। और पुराना वाला चीज़ को रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम लोग ध्यान से सुनो अच्छे से, क्योंकि पॉलिटी तो पढ़े नहीं हो तुम लोग, फिर भी कोशिश करो समझने का, कुछ होता है ऐसा। आगे देखो GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये 2 अगस्त को आया था स्टूडेंट, हिंदू पेपर में। मामला समझो, है ना। अब ये बिल 2023 का हुआ, पास हुआ है। उससे पहले तुम 2017 का देख लो ना, नीचे जाओ, 2nd पेज देखो, IIT एक्ट 2017। हाँ समझेंगे, उसमें तो पूरा ऑटोनॉमी दे दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसको पूरा पावर दे दिया गया था। मगर देखो क्या हुआ, 5 साल बीत गया, कोई काम ही नहीं हुआ ढंग से। तो उस समय 2017 में जो बनाया गया, जो एक्ट बनाया गया, उसमें क्या खास बात था,
क्यों कहा जाता है कि ये अपने आप में सेल्फ एब्निगेशन बाय द गवर्नमेंट है? क्या होता है सेल्फ एब्निगेशन? देखो समझो बात को, इस वर्ड का मतलब होता है कि आमतौर पे स्टेट का, सरकार का हर समय दबदबा रहता है कोई भी चीज़ में। पहली बार स्टेट सरकार अपना जो इंटरफेरेंस है उसको कम कर रही है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एब्निगेशन, अपना पावर को रिड्यूस कर रही है। ऐसा आमतौर पे नहीं होता है इसमें, ऐसा आमतौर पे कभी नहीं होता है इंडिया ऐसा कंट्री में। इंडिया ऐसा कंट्री में सरकार चाहती है कि हर जगह ही हम घुस जाए। देखो ना, मेडिकल फील्ड में घुसा कि नहीं घुसा, नेशनल मेडिकल कमीशन बना के, हाँ गया ना। तो ये 2017 में बहुत ही नोबल कॉज से, बहुत ही अच्छा रूप से लाया था। मगर देखो IIM ने खुश नहीं किया भारत सरकार को, बहुत गंदा कर दिया। आप समझो क्या है मामला। हाँ देखो, इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे। देखो पहले जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते, बढ़िया सुनो स्टूडेंट, कान खोल के सुनो जब इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम लोग। पहले जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर मतलब बहुत सारे हैं उसमें मेंबर्स। पहले जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 4 मेंबर भारत सरकार का होता था, तो 2017 का एक्ट पास करके 4 मेंबर को 2 मेंबर कर दिया गया। देखो सेल्फ एप्लीकेशन हुआ ना। अब दो ही आदमी भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेगा या स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बाकी सब जो लोग रहेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, वो एलुमनी सब रहेगा, जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं IIM का। मानो IIM है ना अहमदाबाद का, उसके जो पुराने एलुमनी रहेंगे वो रहेगा। कुछ तुम्हारा इंडस्ट्री का भी रहेगा लीडर सब, और कुछ अलग अलग क्षेत्र से रहेंगे। तो ये सब रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को। और इसका काम क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का काम है कि जो IIM में तुम्हारा डायरेक्टर होगा ना, बड़ा बड़ा पद का डायरेक्टर और चेयरपर्सन, उसको चुनने का काम करेगा ये लोग। बात समझे? अरे बच्चे लोग बीटेक में डायरेक्टर होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? VC बोलते हैं, वाइस चांसलर बोलते हैं। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होता है, गवर्नर अपॉइंट करता है ना। सिमिलरली तुम्हारा जो IIM में जो चेयरपर्सन होगा या जो तुम्हारा डायरेक्टर होगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस 2017 से पहले क्या स्थिति था? वहाँ पे 4 मेंबर होते थे भारत सरकार का। भारत सरकार का दबदबा था वहाँ पे, 4 से 2 कर दिया। भारत सरकार खुद सेल्फ एब्निगेशन कर रहा है, खुद अपना पावर रिड्यूस कर रही है। और बाकी जो मेंबर होगा, 12 मेंबर होंगे टोटल। बाकी जो मेंबर होगा वो एलुमनी से होगा, कुछ तुम्हारा एकेडमिशिया होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, कुछ तुम्हारा इंडस्ट्रीज होगा, इस तरह का है। तो पूरा तो आप दे दिए। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर काम है तुम्हारा डायरेक्टर को चुनना। ये देखो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिला, वही बता रहा है स्टूडेंट। इसका काम है डायरेक्टर और चेयरपर्सन को चुनना। नंबर 2 देखो, डायरेक्टर BOG चुनेगा, समझ गए ना। और इसके लिए एक सर्च कम सेलेक्ट कमेटी, यानी कि एक कमेटी होगा, कमेटी सुझाव देगा BOG को, और BOG उस हिसाब से चुनेगा। जैसे कमेटी आएगा, कमेटी बोलेगा 10 आदमी का नाम बोलेगा कि इसको फलना को चेयरपर्सन बनाते, फलना को हम डायरेक्टर बनाते IIM का। तो 10 आदमी के हिसाब से एक आदमी वो चयन करेगा। तो एक सेलेक्ट कमेटी तो हमेशा होगा ही होगा स्टूडेंट। सेलेक्ट कमेटी होता है ना चुनने के लिए। सेलेक्ट कमेटी का मतलब जो सेलेक्ट करेगा कैंडिडेट्स को, और कैंडिडेट को सेलेक्ट करके कहाँ भेजेगा? BOG को। और BOG क्या करेगा? चुनेगा। कि क्या चुनेगा? डायरेक्टर चुनेगा। कौन, किसका डायरेक्टर चुनेगा? IIM का। भारत में IIM जानते हो ना, प्रतिष्ठित है स्टूडेंट। रघुराम राजन भी IIM से ही पढ़े हुए हैं, जो पुराना हमारे गवर्नर रहे थे। तो भारत में IIT से भी ज़्यादा तुम्हारा IIM है, जहाँ मैनेजमेंट का पढ़ाई होता है। समझे? कैट वगैरह एग्जाम देखते हो ना, कैट क्रैक करो, जाओ IIM। बहुत हार्ड है वो, पैकेज खूब मिलेगा, बहुत पैसा है उसमें भी। देखो 4 से 2 कर दिएगा, मैंने बताया है तुम लोग को। और देखो इतना ही नहीं, बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है IIMs का, उसका काम ये था कि इंडिपेंडेंट रिव्यू करना। आखिर ये IIM काम कैसे कर रहा है? तो 3 साल में रिव्यू करना, प्रत्येक 3 साल में रिव्यू किया जाएगा हर एक IIM का, कि ये IIM हैदराबाद वाला कैसा काम किया, अहमदाबाद वाला कैसे काम किया। 3 साल में रिव्यू करेगा उसका वर्किंग, समझ गए ना। और लगभग देखो इसके बाद क्या हुआ, 6 साल बीत गया स्टूडेंट, और जो हमारे पास 20 टोटल हमारे पास 20 IIMs है, उसमें बहुत कम ही IIM ने तुम्हारा 3 साल का रिव्यू दिया है। वायलेशन कर दिया ना, क्योंकि प्रोविज़न में क्या था, ये एक्ट में 2017 का एक्ट में ये लिखा गया था कि 3 साल में आपको बताना है कि आप कैसे IIM को चला रहे हो। इसका काम डायरेक्टर का काम है ये, और ये रिपोर्ट देगा BOG को। बात समझो। मगर बहुत कम IIM ने अपना अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया, अपना रिव्यू दिया है। ये भारत सरकार को पता चलेगा, समझ रहे हो ना क्या होगा फिर। इसमें यह बताया गया था कि बोर्ड जो BOG है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, वो डायरेक्टर को निकाल भी सकता है अनसर्टन ग्राउंड। जैसे इंसॉल्वेंसी हो गया, कर्ज हो गया हो बहुत ज़्यादा, अब कर्जा है, उसको पता चला कि इसका 1 करोड़ का कर्जा है बैंक से, तो हटा दो ऐसा चेयरमैन को इंसॉल्वेंसी केस में। दूसरा क्या है, या मेंटल या फिजिकल इनकैपेसिटी है, डिसेबल्ड है वो,
या फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पता चला कि वो IIM का डायरेक्टर भी है और साथ में तुम्हारा वो दूसरा दुकान में काम भी कर रहा है, ये दूसरा जॉब भी कर रहा है, डेट्स कॉल्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये 3 केस में BOG क्या कर सकता है, डायरेक्टर को निकाल सकता है। तो देखो स्टूडेंट, खास बात देख रहे हो, समझने का प्रयास करो। यहाँ देखो, यहाँ पे कि सरकार ना छूट रही है ना सरकार निकाल रही है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट वाले। जो IIM का जो डायरेक्टर है उसको ना सरकार चुन रही है ना सरकार निकाल रही है, पूरा जिम्मेदारी BOG को दे दिया गया है ना, पूरा जिम्मेदारी। ये बड़ी बात, इस तरह का जिम्मेदारी देना बड़ी बात। अब यहाँ पे देखो, यदि कोई तरह का बात हो जाएगा, यदि फॉलो नहीं किया ठीक से, डायरेक्टर यदि ठीक से फॉलो नहीं करे, तो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज का तुम्हारा एक कमेटी बनेगा और वो इंक्वायरी करेगा कि फलना फलना IIM का डायरेक्टर ने ये गलत किया है, उस पर केस होगा, फिर BOG के पास जाएगा, फिर BOG उसको निकाल देगा। ये पहले का प्रोविज़न था स्टूडेंट। हाँ, तो देखो, तो इसलिए हमें सीखना चाहिए कि जब हम किसी को पावर ज़्यादा दे देते हैं तो चेक एंड बैलेंस का दुरुपयोग हो जाता है। तो हमेशा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपने इतना पावर दे दिया अपॉइंट करने का, निकालने का, और बताओ आपने ये भी बोला कि 3 साल बाद रिव्यू करके देना है IIM को, BOG को, बहुत सारा IIM ने दिया ही नहीं। तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था, जो मिसिंग है। किसी संस्था को तुम बहुत ऑटोनॉमी दे दोगे और वो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन ना करे तो दिक्कत हो जाएगा ना। आपने आज़ादी दे दिया कि तुमको जो करना है करो, अब बाद में जब तुम पूछने जा रहे हो कि क्या किया और वो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो संस्था आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा वो। यही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे कोई मीनिंगफुल चेक एंड बैलेंस नहीं रहा डायरेक्टर ऊपर, और डायरेक्टर मोनोपोली करना शुरू कर दिया। और देखो BOG का दिक्कत पता है क्या है, अब BOG में 2 ही सरकार का है, तो वो भी कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर पा रहा, वहाँ पे 2 ही आदमी हैं। और दूसरी बात है कि BOG में ज़्यादा मेंबर एलुमिनी का है, ज़्यादा मेंबर तुम्हारा इंडस्ट्री का है, और उसको भी कोई मतलब नहीं है। वो बोला चलो छोड़ दो ना, जो करेगा डायरेक्टर करेगा अपना, तो वो भी कीन इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इसलिए लिखा गया स्टूडेंट कि बोर्ड नाउ अकाउंटेबल। क्या बोर्ड अकाउंटेबल होना चाहिए? जो बोर्ड में मेंबर है उसने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि IIM कैसे काम कर रहा है। आगे देखो, और मैं तुमको स्पष्ट रूप से एग्जांपल दे सकता हूँ कि आखिर IIM ने क्या बदमाशी किया। अलग अलग IIM ने, देखो IIM अहमदाबाद का देखो, जो फैकल्टी है वहाँ फैकल्टी और अलुमनी का ना, ये दोनों मिलकर बाबू रिवोल्ट कर दिया डायरेक्टर डिसीजन का। यानी कि डायरेक्टर ने कोई डिसीजन लिया था तो वहाँ का जो टीचर है और अलुमनी मतलब पुराने वाले जो स्टूडेंट है, दोनों मिलकर रिवोल्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने डिसीजन लिया था कि हम इस इंस्टीट्यूट का लोगो चेंज कर रहे हैं। लोगो समझ रहे हो ना, जो मेन लोगो होता है इंस्टीट्यूट का। जब डायरेक्टर ने डिसीजन लिया कि हम लोगो चेंज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर वहाँ पर फाइट हो गया। तो डायरेक्टर का डिसीजन को लेकर कटघरा में आ गया ना डायरेक्टर। नंबर 1 ये है। देखो उसने क्या किया, लुइस खान स्ट्रक्चर जो कैंपस में था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया डायरेक्टर ने। तो बहुत बड़ा बात हो गया ना। तो यानी कि डायरेक्टर अपने मन से काम कर रहा है यहाँ पे। बात समझे? एक मुद्दा ये है तुम्हारा, जो कि बहुत ही बेस्ट तुम्हारा आर्किटेक्चरल मार्बल्स है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया डायरेक्टर के डिसीजन से। नंबर 1 देखो IIM कलकत्ता में क्या हुआ स्टूडेंट, ज़्यादातर फैकल्टी है ना, ज़्यादातर फैकल्टी तुम्हारा डायरेक्टर का जो काम करने का तरीका है उसके अगेंस्ट हो गए, और उसके लिए पिटीशन भी दिखे हैं कि ठीक से डायरेक्टर काम नहीं करता, अपना मोनोपोली कर रहा है। तो ये मामला भी हो गया। बात समझे? और उसके बाद फिर BOG को आना पड़ा बीच में, क्योंकि BOG को ही काम है निकालना। जब BOG आया तब जाके उसने रिज़ाइन किया हो, और महिला डायरेक्टर थी, उसको रिज़ाइन करना पड़ा। यानी कि टेन्योर कंप्लीट होने से पहले उसको रिज़ाइन करना पड़ा। दूसरा देखो IIM रोहतक में तो गजब हो गया स्टूडेंट, सरकार से लड़ गया ये, है ना। जो गवर्नमेंट IIM रोहतक में, समझ रहे हो ना, हरियाणा का सरकार, हरियाणा का सरकार और डायरेक्टर के बीच में तुम्हारा लीगल बैटल हो गया। सोच रहे हो ना कि इतना ज़्यादा पावर दोगे तो सरकार से भी लड़ना शुरू कर देगा ये इशू यहाँ पे है स्टूडेंट, है ना। और इस तरह का इशू तुमको दिखेगा। IIM जो लोअर रैंक का है उसमें भी कुछ ना कुछ जो डायरेक्टर है लोअर रैंक है, ये जितना ही बताया वो सब बहुत बड़ा IIMs है। जो लो लेवल का, जैसे IIT भी बहुत बड़ा भी है, बहुत छोटा भी है, जानते हैं। उस तरह जो लोअर रैंक का जो IIMs है उसमें भी डायरेक्टर अपने मन से काम कर रहा है। MBA कोर्स के लिए दाम बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया बिना पूछे हुए, है ना। तो ये सभी चीज़ से पता चलता है स्टूडेंट कि चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी था। तो 2017 में वो चीज़ मिसिंग हो गया। अरे गेटिंग में 2017 में वो चीज़ मिस हो गया। होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अरे देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो US में है वो कैसे काम करता है। US में देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा से काम करता है, थैंक्स टू एलुमिनी। वहाँ के जो एलुमिनी, जो पुराने जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत सहयोग करते हैं वहाँ पे। देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी US में ना बहुत अच्छे से, है ना, उसको पैसा मिलता है, लार्ज इंडोमेंट्स मिलता है एलुमिनीज से, और स्टेट का भी सपोर्ट रहता है तुम्हारा रिसर्च करने के लिए। जैसे देखो एलन मस्क
एलन स्पेस एक्स का जो मालिक है, हाँ, वो देखो यूनिवर्सिटी को पैसा देगा, वहाँ रिसर्च होगा, उसको यूज़ करेगा फिर स्पेस एक्स। तो बहुत बढ़िया कल्चर है वहाँ पे। और देखो डोनर्स लोग बहुत हेल्प करते हैं वहाँ पे। डोनर्स का यानी कि एलुमनी का एक क्लोज, एक इमोशनल कनेक्ट रहता है। यहाँ पे दूसरा ही कहानी चल रहा है, बात समझे। ये सभी चीज़ एब्सेंट है इंडिया में। तो जब देखा भारत सरकार ने कि भाई ये तो बहुत मामला बहुत ऊपर चला गया, सब IIM तो अपना डायरेक्टर सब तो मनमानी करने लगा, BOG भी बैठा हुआ, कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है ये, तो इसलिए भारत सरकार ने कहा कि खबरदार 2017 में जो दिए थे सब पावर वापस ले रहे हैं। फर्स्ट पे चले जाओ, फर्स्ट पे चले जाओ स्टूडेंट। तो अब समझो, हाँ, तो अब समझो तुम लोग। तो क्या हुआ, पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया। इसमें बोला कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा, जो भी रिमूवल है डायरेक्टर का, वो प्रेसिडेंट करेगा, विजिटर करेगा। विजिटर मतलब प्रेसिडेंट करेगा, समझ गए। जो 2017 में दिया गया उसको ओवरटर्न कर दिया गया, वही सब चीज़ बताया गया, समझ गए ना। वही बोला कि न्यू लेजिस्लेशन में जो बोर्ड में जो मेंबर आएंगे वो IIM का विजिटर यानी कि प्रेसिडेंट चुनेंगे उसको। तो प्रेसिडेंट पूरा जो जितना ही पावर था BOG के अंदर सब पावर प्रेसिडेंट ले लिया। आगे जाओ, आगे जाओ, तुम लोग जहाँ छोड़े थे वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो क्या होगा। इसमें इस बिल में यही बताया गया था कि मान लो किसी भी IIM का डायरेक्टर को चुनना है तो प्रेसिडेंट से फर्स्ट पूछना पड़ेगा आपको, है ना। प्रेसिडेंट से फर्स्ट पूछना पड़ेगा। इस बिल में ये भी बताया कि कोई भी डायरेक्टर को आपको निकालना है तो फिर प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा आपको, देख रहे हो ना, फिर प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा आपको। और प्रेसिडेंट ही तय करेगा कि क्या कब उसको निकाल सकते हो तुम। तो सोल अथॉरिटी प्रेसिडेंट ही रहेंगे, ठीक है। विजिटर विल अपॉइंट द विजिटर चेयरपर्सन ऑफ BOG। देखो विजिटर यानी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा BOG का चेयरपर्सन को भी, ठीक है। नंबर 1 ये, ठीक है। अब देखो यदि कोई भी इंक्वायरी हो, जैसे पहले इंक्वायरी होता था BOG करता था ना इनिशिएट, और एक जज का कमेटी बनता था। यहाँ पे यदि इंक्वायरी भी करना हो किसी IIM के डायरेक्टर के अगेंस्ट तो विजिटर ही करेगा यानी कि प्रेसिडेंट ही करेगा स्टूडेंट। तो पूरा पलट दिया ना, पूरा चेंज कर दिया। एक किसी इंस्टीट्यूट बोर्ड को गिराना हो, डिसॉल्व करना है तो वो भी तय करने का तरीका किसके पास रहेगा, प्रेसिडेंट के पास रहेगा। तो पूरा पावर को ले लिया गया है स्टूडेंट वापस फिर से। तो इसलिए जो सीखना चाहिए हमें कि अकाउंटेबिलिटी टू गवर्नमेंट इज़ बेटर देन नो अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। अब तो ये रोएगा, IIM रोएगा ना, बोलेगा कि बताओ ऑटोनॉमी तो हमारे पास रहा ही नहीं, खाक तुम्हारे पास रहेगा। जब तुमको ऑटोनॉमी दिया गया तुम परफॉर्म ही नहीं किया, अब तुम सरकार को बोलोगे। सरकार ने तुमको बहुत मौका दिया, सरकार ने तुमको मौका दिया था फलने और फूलने का, तुम उस मौका का फ़ायदा ही नहीं उठा पाए, तो उसमें सरकार का क्या दोष है। मिस गवर्नेंस हो गया, सरकार को आना ही पड़ा स्टूडेंट। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी को पावर दो, ऑटोनॉमी दो, तो चेक एंड बैलेंस जरूर देना चाहिए, ठीक है। ये सीखने वाला चीज़ है, दैट्स इट, वही चीज़ बताया गया। आगे देखो लास्ट वन, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट बजटिंग। ये हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था स्टूडेंट। बात समझो, यहाँ पे समझना होगा तुमको, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। अब इसमें मैंने क्या कहा तुम लोग को कि इनकम टैक्स रिटर्न्स का संख्या बढ़ा है। ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमारा रिटर्न्स वापस होना चाहिए, जो पैसा हम दे रहे हैं हमको वापस करो। मगर जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे कर रहा है वो आदमी कम है। ये तो डायकोटॉमी हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, कैसे कैसे हो सकता है। तो बात समझो, आंकड़ा समझो कि लगभग 7.4 यानी कि 7.5 करोड़ आदमी ने क्या किया, टैक्स रिटर्न्स तुम्हारा फाइल किया है इस साल, ठीक है। जबकि पिछले साल के कंपेयर में तुम्हारा 6.5% ज़्यादा है पिछले साल के कंपेयर में। बात समझें। अब यहाँ पे तुमको समझना होगा कि आखिर ये क्यों। तो बात समझो स्टूडेंट, फिर से मैं वही दोहराना चाहता हूँ, TDS टैक्स एट डिडक्शन। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो। अब सरकार ने ना इस बार बजट में बहुत कुछ बोला कि कुछ सामान तुम खरीद रहे हो, कुछ सामान तुम खरीद रहे हो तो सामान का जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा फिर तुमको रिबेट हो जाएगा। यानी कि लेट से हम 100 रुपये दे रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, तो भारत सरकार 10 रुपये ले रही है, तो फिर 10 रुपये हमको वापस कर दे रही है, दैट्स कॉल्ड रिबेट। अब बहुत सारे गुड्स और सर्विस में ये भारत सरकार ने प्रोविजन लाया इस बार बजट में। दूसरी बात यह है कि तुम 3 लाख से कम कमाते हो, एक साल में 3 लाख से कम कमाते हो, तो तुमको टैक्स रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। तुम सेफ हो, तुमको 1 रुपया भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम 3 लाख से 7 लाख के बीच में कमाते हो तो तुमको क्या करना है, टैक्स पे करना है, वो टैक्स फिर से वापस हो जाएगा तुमको। दैट्स कॉल्ड टैक्स रिटर्न्स। टैक्स रिटर्न मतलब कि हम जो टैक्स दिए थे उसको रिटर्न करिए। किस लिए रिटर्न करिए, क्योंकि हम 7 लाख के ब्रैकेट के नीचे हैं। बात समझ गए ना। और जो आदमी 7 लाख से ऊपर कमाएगा उसका टैक्स कटता है। अब हुआ क्या स्टूडेंट, तो इसका मतलब 3 लाख और 7 लाख के बीच में बहुत सारे लोग होगा, इसलिए संख्या बढ़ा है, इसलिए संख्या बढ़ा है। एक तो गुड और सर्विस में आपने दे दिया, गुड्स और सर्विस में भी आपने रिबेट दे दिया। तो देखो वही चीज़ बताया गया है
कि गुड्स और सर्विस में क्या है कि टैक्स इज कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि जहाँ सामान खरीदते हो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता है, बाद में वो चीज़ रिबेट हो जाता है। रिबेट मतलब आपको फिर से वापस दे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ओवरसीज़ लिमिटेड, बाहर जो पैसा खर्च करते हो ना, बाहर जाते हो, हमारे भाई लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं ना, बाहर शॉपिंग के लिए दुबई जाते हैं ना, तो दुबई में भी खर्च होगा, सरकार के पास चला जाएगा, फिर तुमको बैक आ जाएगा। बात समझे? जैसे एक लग्जरी कार खरीदते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कार खरीदे तो पैसा कट जाएगा तुम्हारा, फिर से तुमको वापस हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं तुम्हारा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि फिर से यानी कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो, जो चीज़ आप सेवा ले रहे हो, उस समय टैक्स कट रहा है, मगर बाद में फिर से रिबेट हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है टैक्स रिटर्न बढ़ेगा, जनरली बात है, सरकार का ही तरीका ही है। जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया या ऑनलाइन गेम हुआ, ये सभी चीज़ में स्टूडेंट है टैक्स रिबेट वाला चीज़ है। अब देखो एक नया फॉर्म आया है 26AS। अब तुम लोग को पता है ना कि तुम लोग को यदि ज्वेलरी खरीदना होगा तो पान नंबर लगता है, याद है? पान नंबर लगता है। पान नंबर समझते हो? पैन कार्ड होता है ना जी। 50,000 ज़्यादा खर्च करोगे तो पैन कार्ड तुमको देना पड़ेगा अपना। जाओ ना तुम 50,000 तो तुम निकालो बैंक में, पैन कार्ड मांग लेगा तुम्हारा। तो अब देखो सरकार बहुत चालाक है। सरकार ने क्या किया कि ये फॉर्म 26AS लाया। इसका मतलब क्या कि जो भी आदमी कुछ भी काम कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है या ज्वेलरी खरीद रहा है या 1-1 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक बैंक अकाउंट दूसरा देख रहा है, तो उस समय पान को कंपलसरी कर दिया गया, पान नंबर को कंपलसरी कर दिया गया। पान नंबर कंपलसरी का मतलब क्या? वो आधार कार्ड से लिंक है। आधार कार्ड से लिंक है, पता चल जाएगा क्या कर रहे हो तुम, ज्वेलरी खरीद रहे हो, तुम कहाँ दे रहे हो, अपने बेटे के लिए पैसा दे रहे हो, बाहर खर्च करो, सब भारत सरकार को पता। जब भारत सरकार को पता है तो भारत सरकार से तुम छुप तो नहीं सकते हो। अब तुमको डर से भी बताना पड़ेगा, इसलिए तुम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हो। पहले क्या था, पान नंबर तुम्हारा कंपलसरी नहीं था तो आदमी लोग चोरी कर लेता था, बोलता था कि हम 3 लाख ही कमा रहे हैं, पता चला वो 10 लाख कमा रहा है। अब क्या है कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन होगा, पान कार्ड इन्वॉल्व है, पता चल जाएगा सरकार को, और नहीं चाह के भी तुम टैक्स फाइल रिटर्न्स कर रहे हो। ये भी रीज़न है भरने का। बात समझ में आ गया ना? आगे देखो, हाँ, मगर देखो कितना विडम्बना की बात है कि टैक्स रिटर्न्स इतना बढ़ रहा है तेज़ी से। इसका एक रीज़न क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ, टैक्स TDS बोलते हैं इसको, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नंबर 1। और एक तुम्हारा क्या है, वही सोर्स का मतलब गुड्स और सर्विस में फिर से रिबेट हो जाएगा नंबर 1। दूसरा क्या है कि 3 लाख से नीचे तो टैक्स देना ही नहीं, 3 लाख और 7 लाख के बीच में भी दोगे तो तुम्हारा रिबेट हो जाएगा। 2 रीज़न है, ये रीज़न समझ के जाना। अब देखो हमारे इंडिया में कितना पॉपुलेशन है? 140 करोड़ पॉपुलेशन है। इसमें से 110 करोड़ आदमी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो काम करते हैं। 110 करोड़ पॉपुलेशन में मात्र 2% पॉपुलेशन जो टैक्स दे रहा है। बताओ, ये स्थिति है कंट्री का, केवल 2% आदमी टैक्स दे रहा है। समझ गए? देखो स्थिति ये है कि पहले जो 1 साल पहले लगभग 3.5 करोड़ आदमी टैक्स दे रहा था। अब जो 7.5 करोड़ का बोले तो वो टैक्स रिटर्न्स का बात है स्टूडेंट। सी द डिफरेंस। ये क्या है कि जो टैक्स पे कितना कर रहा है, तो पिछले साल लगभग 3.5 करोड़ आदमी टैक्स पे कर रहा था, इस साल कितना कर रहा है? 2.23 करोड़ कर रहा है। टैक्स पेयर कम हो गया ना। अब तुम देखो तो यानी कि 2 करोड़ समथिंग। अब तुम्हारा कितना वर्किंग एज पॉपुलेशन? 110 करोड़। देखो तुम जोड़ो, 2% से कम हो जाएगा, वो लगभग 2% हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? कैसे 2% लेस देन 2% हुआ है? तो देखो कितना गजब बात है कि इतना कम आदमी पे करा। हाँ, जहाँ तक अमाउंट का बात है कि कितना टैक्स कलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8.15 लाख करोड़ हुआ है, कलेक्शन हुआ है, एज़ कम्पेयर टू इससे पहले लगभग तुम्हारा 5 लाख करोड़ हुआ था पिछले साल में। हाँ, आदमी कम है, यानी कि लगभग 2 करोड़ आदमी टैक्स पे कर रहे हैं। पहले कितना था? 3.5 करोड़ था, मगर कम आदमी पे करे फिर भी अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो बेचारा पहले से जो पेमेंट दे रहा था वो और ज़्यादा दे रहा है, बर्डन उसके ऊपर ज़्यादा आ गया है। इसका मतलब ये हुआ। समझ गए ना? तो देखो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि साफ इंक्रीज इन जीरो टैक्स रिटर्न्स। वही बात है ना, सबसे मेन बात है कि कोई भी फाइल कर दे रहा है। इसका सबसे मेन जो वही TDS है, बता चुके हैं तुम लोग को। ये रीज़न है कि तेज़ी से बढ़ रहा है। और कई तो ऐसा भी लोग हैं जो टैक्स को अवॉइड करता है, टैक्स चोरी करता है। बट थैंक्स टू 26 फॉर्म जो है तुम्हारा AS फॉर्म। अब यहाँ देखो कुछ सजेशन दिया गया ऑथर के द्वारा कि कैसे टैक्स बेस बढ़ाया जाए। सोचो, बाहर देखो जर्मनी फ्रांस में तो 15% से 20% नागरिक देते हैं टैक्स। यहाँ पे देखो 2% डायरेक्ट टैक्स तुम्हारा 2% आदमी लोग दे रहा है। कितना कम टैक्स है। तो इसलिए बताया गया कि सबसे पहले हमें इकोनॉमी को फॉर्मल करना होगा। अभी देखते हो ना, हमारा इकोनॉमी 90% क्या है तुम्हारा? इनफॉर्मल है। कोई राशन दुकान में काम कर रहा है, कोई यहाँ पे काम कर रहा है, कोई वहाँ पे काम कर रहा है। एक जो सरकार का मुलाजिम होगा उसका डायरेक्ट टैक्स कट जाता है ना। अब एक जो दुकान में जो काम कर रहा है उसका टैक्स कभी कटेगा? पता ही नहीं चलेगा कितना कमा रहा है वो। इसलिए इकोनॉमी को हमें फॉर्मल बनाना होगा।
इकोनॉमी समझ रहे हैं, इकोनॉमी को फॉर्मल बनाएंगे तभी जाकर हो सकता है। और जीएसटी का नेटवर्क को बड़ा करना होगा, यानी कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी नीड्स टू एस्केलेट विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जीएसटी की हेल्प से हमें इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना होगा। देखो ना, इकोनॉमी को फॉर्मल पहले बनाए कि नहीं बनाए। इनपुट टैक्स क्रेडिट याद है तुम लोग को? इनपुट टैक्स क्रेडिट याद है? इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि इनपुट पे टैक्स दे रहे हो तो आउटपुट पे तुम्हारा रिबेट हो जाएगा। तो इस तरह का व्यवस्था लेके आना होगा और कोशिश करना होगा जो हाई इनकम टैक्स एवेडर्स है उसको किसी तरह पकड़ा जाए, जो चोरी कर रहा है टैक्स का। देखो ना, मल्टीनेशनल कंपनी चोरी करता है ना, करता है कि नहीं करता है? बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ऐसे को पकड़ा जाए, दबोचा जाए, तब जाके इंडिया में जो पैसा डिजर्व करता है इंडिया वाला को मिल सके, इंडियन गवर्नमेंट को मिल सके। तो जीएसटी नेटवर्क में काम करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा टैक्स बेस बढ़ाना होगा। दैट्स इट।